हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानपीठ में। आज हम क्लास 10th का एक बायो का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे खत्म करने की, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, फुल चैप्टर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ रिविजन करने के टाइम बचे हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है। तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, तो समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले वो सभी इसेंशियल प्रोसेस जो उसको जिंदा रखने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? लाइफ प्रोसेस में आएगा न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो है एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं और फूड को यूटिलाइज करते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड क्या होती है, फूड, क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत होगी और एनर्जी के लिए बेसिक नीड किसकी होती है, फूड की। फूड को हम लेते हैं और लेकर उस फूड को यूटिलाइज कैसे करते हैं हमारी बॉडी के अदर प्रोसेसेस को करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन फूड लेने के तरीके पे, किस तरीके से हम फूड ऑब्टेन करते हैं, उसके बेसिस पे न्यूट्रिशन भी जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है फूड को डायरेक्ट क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, खुद का फूड खुद को सिंथेसाइज करते हैं। कौन? कोई ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में मेनली ग्रीन प्लांट आ जाएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट, और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, एल्गी भी आते हैं, किसके अंदर आ जाएंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो होता है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होता है। फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वाटर को लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। तो और जो हेटरोट्रॉपिक अगर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने फूड के लिए वो किसी अन्य ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें अगर, तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट को किस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की तरह। तो चलिए हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या है, इस तरीके से ये ग्रीन लीफ है प्लांट का, प्लांट का ग्रीन पार्ट है, ये लीफ है। लीफ क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब लीफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसको एटमॉस्फेयर से क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, और जो जाइलम के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होके यहाँ तक पहुंच रहा है, तो वाटर। अब ये सारी चीजें पत्ती को मिल गई। अब क्या होगा, एक रिएक्शन होता है ओवरऑल, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड कैसे बनता है उसका एक रिएक्शन है। उस रिएक्शन को हम समझते हैं 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहाँ पे सनलाइट मिल रही है, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। वाटर क्या है, वाटर टूटता है H+ आयन में और ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। जो ऑक्सीजन है वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फूड सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन स्टोर होता है ये किसके फॉर्म में,
फूड जो है प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये हो गया ग्लूकोज का प्रोडक्शन, और साथ ही साथ 6O2 ऑक्सीजन भी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, और 6 मोल वाटर भी रिलीज होता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है किसका, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। और जितना भी अर्थ पे जो भी फूड का सोर्स है तो उसका सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है, फोटोसिंथेसिस। जितने भी ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे अपने फूड के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट में फोटोसिंथेसिस की बात कर दी। फोटोसिंथेसिस को करने के लिए बहुत सारे कह सकते हैं कि प्लांट के पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपके लीफ हो गया, लीफ के अंदर कुछ पाए जाते हैं लीफ के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोमेटा के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, एंट्री करता है लीफ के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो एग्जिट करता है लीफ से बाहर। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टोमेटा की। ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा क्लोज रहता है तो इस तरीके से दिखाई देता है, और स्टोमेटा ओपन रहता है तो इस तरीके से दिखाई देता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आगे हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने पहले ही बात कर ली, डिस्कस कर ली कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। कोई जब ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो आते हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक तो समझ लिए कि जो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, और अब समझेंगे कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं फूड के लिए। डेड और डिकेइंग मैटर से ये फूड को ऑब्टेन करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल को किसमें चेंज करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आ जाएगा फंजाई और सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब उन्हें जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं उसे हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, उसमें फंजाई भी मेनली आता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म फीडिंग एट एक्सपेंस अनदर कॉजिंग हार्म। पैरासिटिक लाइफ ऑन विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी। मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है, पैरासाइट के रूप में रहता है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिसके ऊपर रहता है उसे क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे, और होस्ट से वो क्या करता है, फूड और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और वो उसको जो जिसके ऊपर रहता है उसको हार्म भी पहुंचाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होस्ट ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं, एग्जाम्पल में आ जाएगा लीचेस, इक्टोपैरासाइट, एस्कैरिस, एंडोपैरासाइट एंड कस्क्यूटा पैरासाइट ऑन प्लांट। मतलब कह रहा है कि पैरासाइट भी दो तरीके के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर रहते हैं तो उसे क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट, और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर रहेंगे बॉडी के अंदर तो उसे इंडोपैरासाइट कहते हैं। तो एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है लीचेस, और इंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है एस्कैरिस। कस्क्यूटा एक प्लांट है जो पैरासिटिक प्लांट है, जो किसी अदर प्लांट पे रहता है और फूड को डिराइव करता है वहां से। तो यहां तक बात हो गई आपकी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो है पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फूड को, सॉलिड फूड को क्या करते हैं, खाते हैं और उनको इंगल्फ करते हैं, इंगल्फ करके उनका प्रॉपर डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को
ऑब्टेन करते हैं? तो चलिए देखते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कैसे जो होते हैं फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो हम देखते हैं जो अमीबा होता है उनके बॉडी में एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है जिसे हम फाल्स फीट कहते हैं। तो अपनी स्यूडोपोडिया से आगे बढ़ते हैं और कोई भी फूड पार्टिकल, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे वो फीड करते हैं, उसको वो अपने स्यूडोपोडिया से क्या कर लेंगे, अपने अंदर खींच लेते हैं और उसको खा लेते हैं। इस तरीके से पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और पैरामीशियम के अंदर सीलिया पाया जाता है। सीलिया के थ्रू वो क्या करते हैं, मूव करते हैं और मूव करके अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है? तो ह्यूमन बीइंग में हम लोग एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है उनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी। इस तरीके से ये देखिए, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होके हमारे स्टमक तक जाता है। कह रहा एलिमेंट्री कैनाल इज अ लेंथी ट्यूब रनिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो माउथ होता है, माउथ में क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है, सलाइवा रिलीज करती है। और सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा विच कंटेन द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, उसमें क्या प्रेजेंट है, सलाइवा। सलाइवा एक एंजाइम कंटेन करती है, उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। तो जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड्स को क्या करता है, वो माउथ में पार्शियली डाइजेस्ट करता है और उसको सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है। मसल्स लाइनिंग द कैनाल कंट्रैक्ट रिदमिकली फैसिलिटेटिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट पुश फूड फॉरवर्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम फूड क्या करते हैं, सबसे पहले हम जब भी खाना खाएंगे तो हम फूड को कहाँ पे लेंगे, अपने माउथ में लेते हैं। तो माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जो है सलाइवरी एमाइलेज रिलीज करता है, जिसकी वजह से 30% डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है। जो हम कॉम्प्लेक्स स्टार्च को खा रहे होते हैं वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं होता जब हम चबाते हैं। तो उसके बाद जो फूड है वो हमारे इसोफेगस के थ्रू कहाँ पे जाता है, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में जाने के लिए एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसमें जो मसल्स होती है, मसल्स की लाइनिंग क्या करती है, कंट्रैक्ट करती हैं और कंट्रैक्ट करके फूड को स्टमक तक ले जाने में मदद करती हैं। फूड अब कहाँ पे पहुंच जाता है, स्टमक में, जहाँ पे और भी चीजें पाई जाती हैं। अब डाइजेशन इन स्टमक अगर हम स्टडी करें तो चलिए देखते हैं कि स्टमक में किस तरीके से डाइजेशन होता है। डाइजेशन इन स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड विद इन द स्टमक वॉल्स, स्टमक के वॉल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जो कि क्या सीक्रेट करती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं बाबू, वो सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है पेप्सिन, और म्यूकस सीक्रेट करती हैं। जो ये कह सकते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस सीक्रेट करती हैं, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम है पेप्सिन, और साथ ही साथ म्यूकस भी क्या करती है, सीक्रेट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है, स्टेबलाइज एन एसिडिक एनवायरनमेंट इनहेंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन। क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम को बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा कह सकते हैं एक्टिव होता है, इसलिए क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़े। अंडर नॉर्मल कंडीशन म्यूकस सील्ड द स्टमक इनर लाइनिंग फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ द एसिड। जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, तीनों का काम हम देखते हैं। पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और जो कह सकते हैं आपका HCl है वो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम को मेंटेन करेगा। लेकिन म्यूकस का काम क्या है, जो HCl है वो एसिडिक है
तो उस एसिडिक मीडियम से हमारी कह सकते हैं कि स्टमक की लाइनिंग को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए म्यूकस क्या करता है, उसको मतलब बचाता है हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को, किससे, HCl के इफेक्ट से बचाता है कि वहां पे कोई एसिड का कोई इफेक्ट ना हो। इसलिए म्यूकस जो है वो क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को कम करता है स्टमक की लाइनिंग में। पेप्सिन फंक्शन एज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। द रिलीज ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स अलाउइंग कंट्रोल्ड पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट। कह रहा है कि जो फूड स्टमक में है, स्टमक से फूड अब कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से अभी भी यहाँ पे फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शियल डाइजेशन हुआ है स्टमक में भी। तो स्टमक से फूड कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो क्या कर, स्फिंक्टर क्या करेगा, रोकेगा ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस फिर फूड जो है स्टमक में ना जाए। तो स्फिंक्टर क्या करता है, वहां पे प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, फूड माउथ से फूड कहाँ पे गया, माउथ से फूड इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में गया, और कौन से मूवमेंट के मदद से गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। अब स्टमक से जो फूड है वहां पे जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है। तो देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें herbivores such as those consuming grasses requires an elongated small intestine facilitate the digestion of cellulose। स्मॉल इंटेस्टाइन में सेलुलोज का भी डाइजेशन होता है। कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स विथ अ डाइट इज इजीली डाइजेस्टेड मीट पोसेस शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो मीट को यूज करते हैं एज अ फूड, उनका जो इंटेस्टाइन होता है कैसा होता है, स्मॉल होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व एज द लोकेशन थ्रू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एसिड एंड फैट। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारी चीजों का क्या होता है, डाइजेशन होता है। स्टमक में सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सारी चीजों का भी डाइजेशन होता है। सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस अकरिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका किसका सिक्रीशन आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशन है कहाँ से आएगा, लीवर से जो सिक्रीट होते हैं जो चीजें वो आएंगी, और पेनक्रियाज से जो सिक्रीट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम वो सारे कहाँ पे आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो लीवर से क्या आएगा, बाइल जूस। लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है। बाइल जूस जो होता है वो क्या किसमें मदद करता है, जो फैट होते हैं फैट को तोड़ने में मदद करता है, ब्रेकिंग डाउन द फैट ग्लोब्यूल्स इन स्मॉलर वंस। यानी कि जो फैट है, फैट को किसमें तोड़ता है, अदर उसके स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देगा, कौन, बाइल साल्ट्स। देयरबाय एफिशिएंसी ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम और द इनिशियली एसिडिक फूड एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन एल्कलाइजेशन थ्रू द एक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा, उसको बाइल जूस जो होता है मेनली फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाए जाएंगे, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाएंगे आपके ट्रिप्सिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। जो प्रोटीन अभी बच गया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उस प्रोटीन का डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्रिप्सिन, जो कि क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है। लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेकिंग करता है किसका, इमल्सिफाइड फैट्स का, जो फैट्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है, कौन, लाइपेज। द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल हाउस ग्लैंड प्रोड्यूसिंग इंटेस्टाइनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इंटेस्टाइनल जूस को प्रोड्यूस करती है। एंजाइम इन द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड, प्रोटीन के मोनोमेरिक यूनिट में तोड़ देगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देगा। सबसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलर यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज में तोड़ेगा। एंड फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इस तरीके से डाइजेशन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होते हैं, न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विलाई का फंक्शन क्या होता है। विलाई जो होता है किस तरीके से होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। आप देखिए स्ट्रक्चर तो समझ में आएगा किस तरीके से होते हैं। ये मान लीजिए कि इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, इसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे।
अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये क्या करेगा, इनहेंस द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो फूड के डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में कौन मदद करेगा, विलाई। विलाई आर अबंडेंटली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फैसिलिटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी। जो विलाई होती हैं उससे क्या कनेक्टेड होती हैं, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, जिसके थ्रू क्या कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया है वो बॉडी के हर सेल तक पहुंच सके। जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर सेल तक पहुंचे, उसके लिए जो विलाई होता है वो किससे कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज डायरेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो चुका है, वो कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट्स वॉल एक्सट्रैक्ट एडिशनल वाटर फ्रॉम द मटेरियल। तो वहां पे क्या करेगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर लेती हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं फ्रॉम द मटेरियल, जो फूड मटेरियल जो कि अनडाइजेस्ट नहीं हुआ है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है। फिर फ्रॉम द प्रोसेस, जो आपका प्रोसेस होता है कौन सा, एक्सक्रीशन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है न्यूट्रिशन वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।